नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। अब खबरों में वक्त हो चला है देवभूमि की खबरों का। सबसे पहले जानकारी आपको दे दें कि मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अंकिता भंडारी घटना को हृदय विदारक बताया है और ये कहा है कि इस मामले में तीनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और बॉडी भी रिकवर की जा चुकी थी। सीएम ने बताया कि महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था और उस समय पी रेणुका देवी ने केस को हेड किया। अब सामने आए ऑडियो की भी पुलिस जांच कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ऑडियो में हत्या और दूसरे में आत्महत्या की बात कहकर जानबूझकर भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि सरकार सत्य सामने आते ही हर तरह की जांच के लिए तैयार है। सीएम ने साफ कहा कि राज्य में जानबूझकर भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है और कांग्रेस माहौल खराब कर राजनीतिक जमीन तलाश रही है। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के हित में सीबीआई जांच की संस्तुति और परीक्षा रद्द करने जैसे फैसले पहले भी ले चुकी है और हम भी अपनी बेटी को न्याय दिलाना चाहते हैं। ये बहुत ही संवेदनशील है और हम सब लोगों के लिए, क्योंकि राज्य की दृष्टि से हम सब की बेटी बहन जो भी उस समय में घटना हुई वो बहुत ही हृदय विदारक घटना थी और हम सब लोग बहुत आहत हुए। क्योंकि मैं उस समय भी राज्य के मुख्य सेवक के रूप में था और मेरे को जैसे ही जानकारी मिली, क्योंकि मेरे आपने पूछा है तो मुझे बताना चाहिए, कई सारे मीडिया के मित्रों ने बीच में ये भी कहा कि मैं इसमें बात भी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ और थी, लेकिन ये महत्वपूर्ण विषय है, ये सबके ध्यान में आना चाहिए। और तो मैंने जैसे ही मेरे को मालूम चला, सूचना आई कि इस प्रकार की घटना हुई है, हमने तत्काल पुलिस विभाग को, अन्य प्रशासन को तत्काल कहा कि जैसे भी होता है सब जो भी इसके आरोपी हैं या जिनके ऊपर आरोप हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए, कोई पकड़ से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीबी रामजी बिल को लेकर भी अपनी बातें सामने रखी और इसकी खूबियां भी गिनाई और उन्होंने ये कहा कि ये जो नया अधिनियम बना है इसका उद्देश्य मनरेगा का नाम बदलना नहीं बल्कि ग्रामीण रोजगार नीति की पुनर्रचना करना है, जिससे कि ग्रामीण इकाइयां मजबूत हों और एक ग्राम केंद्रीय योजना बने। विकसित भारत के लक्ष्य को विकसित गांव के माध्यम से साकार करने के लिए ठोस कानून व्यवस्था का प्रावधान भारत सरकार ने किया है। ये विकास आधारित योजना है, ये गारंटी प्रदान करेगा अब ग्रामीण परिवारों को 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिन कानूनी रोजगार का अधिकार मिलेगा। 15 दिन में काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान होगा और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी भी तय होंगे। अगर धनराशि मिलने में देरी हुई तो फिर उसके लिए भी भरपाई की जाएगी। वेतन भुगतान साप्ताहिक होगा और देरी होने पर मुआवजा दिया जाएगा। इसमें ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं को असली ताकत दी गई है। ये अधिनियम जो नया बना है ये केवल मनरेगा का नाम बदलना ही नहीं इसका उद्देश्य है, बल्कि ग्रामीण रोजगार नीति की फिर से पुनर्संरचना करना है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र हमारे मजबूत हों, ग्राम इकाइयां मजबूत हों और ये ग्राम सेंट्रिक योजना बने। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है और इस अधिनियम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को विकसित गांवों के माध्यम से साकार करने की ठोस कानूनी व्यवस्था का प्रावधान भारत सरकार ने किया है। यह अधिनियम राहत आधारित योजना नहीं है बल्कि विकास आधारित गारंटी प्रदान करेगा। अब ग्रामीण परिवारों को जो ऐतिहासिक रूप से इसमें सुधार हुआ है, अब ग्रामीण परिवारों को 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिन कानूनी रोजगार का अधिकार मिलेगा, जो पहले से 25% ज्यादा होगा। 15 दिन में काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता अनिवार्य होगा और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी भी कानूनन तय होंगे। अगर ये धनराशि जो वहां पर काम करने वाले हैं उसमें अगर कोई देरी होती है तो उस विलंब का भी सरकार के द्वारा इस प्रावधान में ये प्रावधान किया गया है कि उसकी भरपाई की जाएगी। यानी कि जो भी देरी होगी, वेतन भुगतान साप्ताहिक होगा और देरी होने पर स्वतः ही
मुआवजा भी दिया जाएगा और इसमें किसान हितों की भी स्पष्ट रूप से सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। खेती की बुआई कटाई के मौसम में अधिकतम 60 दिन तक योजना के काम कानूनी रूप से रोके जा सकेंगे, इससे किसानों की जो मजदूरी की कमी नहीं होगी, खेती की लागत नहीं बढ़ेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था संतुलित रहेगी। स्पष्ट है कि यह अधिनियम किसान विरोधी नहीं है, जैसा इसके बारे में जिनको केवल विरोध करना है वो कह रहे हैं, बल्कि किसानों के प्रति ये बहुत संवेदनशील अधिनियम है। और इसमें मैंने जैसा शुरुआत में ही कहा कि ग्राम पंचायतों को और ग्राम सभाओं को असली ताकत प्रदान की गई है और इस योजना में कोई काम थोपे नहीं जाएंगे, बल्कि ग्राम सभा जो तय करेगी कि हमारे गांव में कौन से काम होने हैं, हमारी ग्राम पंचायत में किन योजनाओं पर धनराशि दी जानी है, उन्हीं योजनाओं के लिए धनराशि बनेगी। गांव की प्राथमिकताएं क्या होंगी, कौन से काम प्राथमिक होंगे, और ये सारी की सारी तय करने की जिम्मेदारी अब ग्राम सभाओं की होगी। तो हरिद्वार में 2027 के दिव्य और भव्य कुंभ मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष विनय रोहिला ने अधिकारियों के साथ बैठकर तैयारियों की समीक्षा की और निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक और समय पर पूरे किए जाए। इस दौरान रोहिला ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विजन है कि कुंभ मेला 2027 सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि उत्तराखंड की तकनीकी दक्षता और प्रशासनिक क्षमता की ऐतिहासिक परीक्षा है। उन्होंने कहा कि इस बार कुंभ को स्मार्ट और डिजिटल तकनीक के जरिए आयोजित किया जाएगा, जिससे भीड़ प्रबंधन, आपदा नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुरक्षा बेहतर तरीके से हो सके। 2027 में होने वाला कुंभ है, उस कुंभ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आयाम, जिनके अंतर्गत कुंभ डिजिटलाइज कुंभ हो और ऐसा कुंभ जो अपनी सभी प्रबंधन व्यवस्थाओं के लिए याद रखा जाए। इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार कुंभ के अंतर्गत नए कार्यों, नए नवाचार कार्यों के आधार पर नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कुंभ को बहुत ही व्यवस्थित कुंभ करने की दिशा में प्रयास किया है। ये जो कुंभ है, इस कुंभ के अंतर्गत आपने देखा होगा कि चाहे वो प्रशासनिक क्षमता हो, तकनीक क्षमता हो, आपदा प्रबंधन प्रणाली हो, उसको मेट्रोलाइज करने के लिए प्रयास किया है। तकनीकी क्षमता के अंतर्गत एक पूरा कंट्रोल सिस्टम, जिसके अंतर्गत जो अपनी भीड़ है, जो संख्या आएगी, उसको नियंत्रण किया जाए। तो विकासनगर पालिका क्षेत्र में लगभग 535 करोड़ के अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत सीवर लाइन और पेयजल लाइनों के काम शुरू करा दिए गए हैं। इसी प्रोजेक्ट के तहत में मुख्य बाजार में एक पुरानी खराब बिल्डिंग को हटा करके 3 फ्लोर की शानदार बिल्डिंग का डिजाइन तैयार किया गया है। जल्द तैयार होने जा रही ये बिल्डिंग आने वाले समय में पार्किंग से लेकर के सार्वजनिक शौचालय और सरकारी विभागों के दफ्तरों के रूप में इस्तेमाल की जाएगी। यूएसडीए का जो अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, वही है। उसके ये अलग अलग जोन है। कुछ हमारे पास जोन है, कुछ डीएमए है। तो ये जहां पर जलकल का कार्यालय होता था, जहां पर हम खड़े हैं, जहां पे बाकायदा एक पंचायत का भी कार्यालय होता, जहां एक राजस्व विभाग का, बंदोबस्त विभाग का भी एक कार्यालय होता था, इसको सबको हटा करके आपने देखा होगा कि इस स्पेस को क्लियर किया गया। यहाँ पे क्या बनने जा रहा है, ये समझने की बात है। एक तो यहाँ बहुत बड़ा ओएसटी बन रहा है, ओवरहेड टैंक। अल्मोड़ा के हवालबाग ब्लॉक में कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कि सर्व समिति से आनंद सिंह बिष्ट को धामस हवालबाग का अध्यक्ष चुना गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में बीएलओ की नियुक्ति सहित कांग्रेस संगठन की मजबूती पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई और आने वाले 2027 में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं को आवश्यक जिम्मेदारी भी सौंपी गई। यहाँ के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आदरणीय भाई भूपेंद्र भोज जी हमारे साथ यहाँ पर को आज यहाँ उनकी अध्यक्षता पे कार्यक्रम है। हॉलबाग ब्लॉक के संगठन सृजन के तहत हॉलबाग ब्लॉक में लगातार हम लोगों के ये पूरे प्रदेश भर में
ब्लॉकों के अध्यक्षगणों की नियुक्तियों के लिए यहाँ पर को आज आपसी सामंजस्य हम लोग बना रहे हैं। अभी हमारी बैठक के बाद यहाँ पर आपस में हम लोगों का तालमेल हम आपस में चुनाव के माध्यम से करना चाहेंगे। हौलबाग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का चुनाव हुआ और उसमें सर्वसम्मति से जो है हमारे धामस के आनंद बिष्ट जी को ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया है। तो मैं पूरे जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आनंद बिष्ट जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ ही हमारे पर्यवेक्षक के रूप में बड़े भाई हरीश सेठानी जी यहाँ पहुँचे हैं और उनकी देख रेख में आज ये चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। उसके लिए भी मैं बड़े भाई हरीश सेठानी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। नैनीताल में रैन बसेरा और नगर पालिका की अनदेखी के चलते इन दिनों बदहाल स्थिति में दिखाई दे रही है, जहां पर नैनीताल में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए गरीब मुसाफिर और पर्यटक इन रैन बसेरों में रहने के लिए आते हैं। लेकिन इन दिनों ये रैन बसेरे जहां नैनीताल नगर पालिका काम कर रहा है, जरा इसकी स्थिति देखिए, जिसको लेकर नैनीताल नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रोहिता शर्मा ने यह बताया है कि रैन बसेरों में इन दिनों काम चल रहा है और जल्दी इस काम को पूरा करवा करके शहर के लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे कि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उन्होंने ये भी बताया कि इसमें पर्यटकों को कई तरीके की सुविधाएं भी दी जाएंगी। बड़ा मैम 1-2 कमरे हैं उसके, एक में इलेक्ट्रीशियन का काम चल रहा है, इसलिए उसको बंद करके काम चालू हो रहा है और वो खुल गया है कल। और दूसरा कमरा हमारा रेडी है और वो चल रहा है और जो भी कोई आगंतुक इस तरह के आते हैं तो उनको रुकने की व्यवस्था की जा रही है। इसमें देखिए हमारे अभी चूंकि बिस्तर पुराने हैं, नए बिस्तर आ रहे हैं, नए बिस्तर आ जाएंगे और रिसेंटली कोशिश कर रहे हैं कि 15 तारीख से पहले आ जाए, लेकिन पर्याप्त सुविधाएं हैं। वहां पर गीजर है और गर्म पानी का है, पीने का है। कुंभ मेला क्षेत्र को गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर के हिंदुवादी नेत्री साध्वी प्राची भी शामिल हो गई हैं। हाल ही में प्रेस क्लब हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साध्वी प्राची का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पूरे कुंभ इलाके में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन होनी चाहिए। उन्होंने लाल किले पर हुई आतंकी घटना का जिक्र करते हुए कहा, जिस तरह पढ़े लिखे डॉक्टरों ने जिहादी मानसिकता के चलते लाल किले पर आतंकी घटना की, इसी तरह कुंभ मेले में भी आतंकी घटना की साजिश हो सकती है। लिहाजा सरकार को इस पर सख्त निर्णय लेना चाहिए। तो इस तरह की मांग देखिए, लाल किले पर एक बहुत बड़ी घटना, आतंकी घटना घटी है। उसमें पढ़े लिखे डॉक्टर थे और उन्होंने एक कोई ऐसा पदार्थ, रासायनिक, आप सब जानते हैं मीडिया के बंधु, उनके पास था जिससे लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा जा सकता है। गंगा मैया में कोई भी डाल सकता है और फिर कितने लोग स्नान करेंगे? करोड़ों लोग आएंगे पूरे विश्व से, तो कुछ भी घटना घट सकती है। इस व्यवस्था को देख करके मेरे मन में आया कि हर की पैड़ी पर, विशेषकर कुंभ के क्षेत्र में, इनकी एंट्री, अन्य धर्मावलंबियों की एंट्री बंद होनी चाहिए। तो वहीं उत्तराखंड में नगर निगम के 2 प्रमुख चौकों का नाम बदले जाने के फैसले पर राजनीतिक घमासान अब तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने बीजेपी सरकार और नगर निगम पर तीखा हमला बोला। उन्होंने ये कहा कि सरकार धरातल पर काम करने के बजाय केवल नाम बदलने की राजनीति कर रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि शहर में कूड़ा उठान ठप है, स्ट्रीट लाइटें खराब है, नालियों की साफ सफाई नहीं हो रही है और स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों पेड़ काट दिए गए हैं, जिससे कि देहरादून की स्थिति और बदतर हो गई है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि नगर निगम को सस्ती लोकप्रियता छोड़कर के जनता की बुनियादी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। वहीं बीजेपी की ओर से प्रदेश मीडिया प्रभारी मानवीर चौहान ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा, उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि जब भी सरकार सनातन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। उन्होंने ये भी बताया कि बीजेपी की सरकार कांग्रेस की तरह देश के गद्दारों के नाम नहीं रखेगी और विकास और सांस्कृतिक पहचान के साथ आगे बढ़ेगी।
भाजपा जब से सत्ता में आई है उसको सिर्फ एक ही काम आता है, नाम बदलने का। बहुत अच्छे नाम रखे हैं, हम स्वागत करते हैं, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था और उनका सौंदर्यीकरण इन चौकों का वो भी चाक चौबंद रहे, हम ये भी चाहते हैं। एक तरफ कूड़ा उठान नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ स्ट्रीट लाइट्स नहीं लग रही हैं जिसकी वजह से अपराध बढ़ रहे हैं, तीसरी तरफ नालियों की सफाई नहीं हो रही है जिसके लिए नगर निगम बना है। नगर निगम चौकों के नाम बदलने के लिए नहीं चुना गया है, नगर निगम को प्रदेश की जनता ने लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए चुना है। मैंने पहले कहा कि कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द तब होता है जब हम सनातन धर्म से जुड़े किसी व्यक्ति के नाम पर कोई रास्ते का नाम, किसी संस्थान का नाम रखें। उनको विशेष समुदाय के लोगों से प्रेम है, उनके नाम पे अगर कोई नामकरण कर लिया जाए तो उसके लिए वो खुश होते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो देश के लिए जिन्होंने कुछ किया है, जिनके आदर्शों पर देश के लोग चलते हैं, उनके नाम पर निश्चित रूप से हम उनके नाम पर सड़कों का नाम भी रखेंगे, संस्थानों का नाम भी रखेंगे, लेकिन कांग्रेस की तरह हम नहीं करने वाले कि देश के गद्दारों के नाम भी वो उजागर, उनके नाम पर भी वो कोशिश करते हैं। हरिद्वार परिवहन विभाग की पहल पर सड़क सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम पतंजलि यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एनसीसी और एनडीआरएफ के संयुक्त सहयोग देखने को मिला और युवाओं को प्रशिक्षित फर्स्ट रिस्पॉन्सर बनाया जा रहा है। वहीं प्रतिभागियों को गोल्डन आवर का महत्व भी समझाया गया। इस दौरान एनसीसी कैडेट्स और छात्रों ने उत्साह से भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों ने शपथ ली, जिसकी जानकारी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी नेहा झा ने जानकारी दी। तो कालाढूंगी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गढ़पू चेक पोस्ट के पास एक अज्ञात शव मिला, जिससे कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आपको ये भी बताते चले कि तराई केंद्रीय वन प्रभाग के उप प्रभागीय वन अधिकारी मनिंदर कौर ने बताया है कि जो अज्ञात शव मिला उसके शरीर से किसी भी तरह के जंगली जानवर के हमले के निशान नहीं पाए गए और शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में हाथी का लगातार आतंक बना हुआ है और हो सकता है कि हाथी के हमले से ही अज्ञात व्यक्ति की मौत हुई है। उसमें किसी भी वाइल्ड एनिमल के चार्ज के कोई भी निशान ऐसे फ़िलहाल नहीं है। और जिस टेरेन पे हम खड़े हैं, ये टेरेन जो हमारे बरहनी क्षेत्र का है, जिसमें हमारे बिल्कुल कोर फॉरेस्ट से ये रोड जा रही है। इसमें आप देख रहे हैं कि जिस साइड में बॉडी है उस साइड में एलिवेशन ठीक ठाक है। अगर मान लो कि किसी छोटी मोटी किसी टक्कर के बाद भी वो आदमी नीचे गिरा हो तो इस एलिवेशन से गिरने के बाद वैसे भी कुछ ना कुछ हो सकता है। बाकी तो ये है कि पीएम के रिपोर्ट से जो फाइनल होगा वही उसी पे हम कुछ कह पाएंगे, लेकिन फिलहाल प्रथम दृष्टि देखने पे किसी भी तरह के मतलब वाइल्ड एनिमल के चार्ज के साइन बॉडी पर नहीं। घटना है सुबह 5 बजे हाथी यहाँ बहुत ज़ोर से चीख रहा था। ये हथनी बच्चे वाली है, ये इसने मारा है, इसके पैर भी लगे हैं, वहाँ देख लो वहाँ भी पैर लगे हैं, यहाँ बॉडी पड़ी है, छटक के मारा है। ये पैर नहीं रखा है ऊपर, खाली फेंक के मारा है सूंड से। और ये कल दिन से यहाँ घूम रही है। कल 4 बजे हमने यहीं देखी थी, हम भाग गए इसे देख के। ये रोड के इर्द गिर्द घूम रही थी कल से, बच्चे वाली है और ये ने 100% मारा है। हम कोर्ट में जाके गवाही देंगे। कालाढूंगी भाजपुर हाईवे पे, जहां पर आज सुबह एक शव यहां पर सड़क किनारे पड़ा हुआ मिला। ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को सूचना दी गई, इसके बाद पुलिस प्रशासन और वन विभाग मौके पर पहुंचा है। प्रथम दृष्टिया जो शव को देख के लगता है कि जंगली जानवर, बताते चले कि लोगों का कहना है कि जंगली हाथी द्वारा इन्हें मारा गया है, लेकिन वन विभाग इसका खंडन कर रहा है। उनका कहना है कि जाँच के बाद ही ये पता चल सकेगा कि आखिर ये घटना कैसे और किसके द्वारा हुई है। न्यूज़ इंडिया के लिए कालाढूंगी से मैं मनोज पाल।
कालाडूंगी में बैल पड़ाव रेंज के पत्ता पानी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब गन्ने के खेत में एक गुलदार का शव पड़ा मिला। शव मिलने की सूचना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी जानकारी वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके में सघन तलाशी और जांच अभियान शुरू किया गया। विभाग ने यह भी आश्वासन दिया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वन विभाग की टीम क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही है। ये कल 5 तारीख की बात है। ये बेलपड़ाव रेंज अंतर्गत पत्ता पानी एक गांव है जहां पर कुछ महिलाएं गन्ने के खेत में गन्ना काटने गई थी, तो उनके द्वारा सूचित किया गया कि वहां पर एक गुलदार का शव है। उसके बाद बेलपड़ाव रेंज का सारा स्टाफ वहां पर गया और उसको वहां से रेस्क्यू करके उसे लेके आया जो उसका पीएम होना है चूना खान में। तो पता चला है कि वो 5 साल लगभग है, एक मादा है और आपसी संघर्ष में ये घटना घटित हुई है। बाकी उसके सारे जो अंग हैं, दांत, नाखून इत्यादि सब सुरक्षित पाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार उत्तराखंड को ड्रग्स के चंगुल से मुक्त करवाने के लिए ड्रग फ्री देवभूमि अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत नशाखोरी पर लगाम लगाना और नशे की सप्लाई करने वाले आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का लक्ष्य लेकर उत्तराखंड पुलिस को दिशा निर्देश दिए गए थे। बीते कुछ सालों में पुलिस प्रशासन ने कई ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी की जो कि प्रदेश में ड्रग्स पहुंचाने का काम कर रहे थे। हालांकि अब एक नई चुनौती पुलिस प्रशासन के सामने खड़ी हो गई है। प्रदेश में पिछले कुछ समय में सिंथेटिक ड्रग्स का चलन बढ़ने लगा है, जिससे कि युवाओं पर खासा असर देखने को मिल रहा है। एसटीएफ के एसएसपी नवनीत भुल्लर ने जानकारी देते हुए बताया कि सिंथेटिक ड्रग्स की सप्लाई को रोकने के लिए उत्तराखंड में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की एक यूनिट पूरी निगरानी बनाए हुए है। साथ ही इस तरह के ड्रग्स डार्क वेब या डार्क नेट से भी सप्लाई किए जाते हैं, जिस पर निगरानी रखने के लिए साइबर की एक विशेष टीम बनाई गई है। कुछ वर्षों से ये हुआ है कि जो नेचुरल ड्रग्स हैं इनके केसेस में कमी आई है और जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं जिसमें मेनली एमडीएमए है, एटीएस है, एलएसडी है, इनके केसेस में बढ़ोतरी हुई है। और इसमें उत्तराखंड में एक लैब बस्ट हुई थी पिथौरागढ़ में, उसके बाद में एक बड़ी अमाउंट एमडीएमए की बरामद हुई थी। उसके अलावा 2 जगह से और एमडीएमए की छोटी छोटी अमाउंट बरामद हुई। तो इसमें एक हमारी डेडिकेटेड टीम जो है एनटीएफ की इसमें काम कर रही है। इसमें हमने काफ़ी विस्तार से इसकी कार्य योजना बनाई हुई है और इसका जो डार्क नेट, डीप नेट के थ्रू, डीप वेब के थ्रू भी जो इसका ट्रांजैक्शन, इसमें जो खरीदारी होती है या ऐसे पेमेंट्स होती हैं, तो उस पर भी हम, हमारे जो साइबर स्पेशलिस्ट हैं उनके थ्रू हम इसमें नज़र रख रहे हैं। और बीइंग ए टूरिस्ट स्टेट, यहाँ बाहर से टूरिस्ट आते हैं और साथ में कभी कभी ड्रग्स भी यहाँ पे इस प्रकार की जो अभी कुछ केसेस हुए हैं, तो कौन कौन सप्लाई कर रहा है, इन पर भी हम लोगों ने काफ़ी लोगों को सर्विलांस पे लिया हुआ। हरिद्वार में एसएसपी के आदेश पर पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान जारी है, जहां पर थाना सिटकुल पुलिस ने नशे के सौदागरों पर फिर से शिकंजा कसने का काम किया और गैंग बनाकर के स्मैक की तस्करी करने वाले 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने आरोपी से पूछताछ भी शुरू कर दी है। रुड़की एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर जिले में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली रुड़की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान नगला इमारती क्षेत्र से एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध ट्रामाडोल कैप्सूल बरामद की गई। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं पुलिस का ये कहना है कि नशा तस्करी पर सख्ती आगे भी जारी रहेगी। जिसमें एक नदीम नाम का अभियुक्त है, जिससे करीब 150 से ज़्यादा ट्रामाडोल के कैप्सूल रिकवर हुए हैं। तो ये चूंकि प्रतिबंधित दवा है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इसको नहीं लिया जा सकता है, तो अवैध रूप से थी और नशे के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी। तो नशा मुक्त उत्तराखंड में एक अच्छी पहल थाना रुड़की ने करी का हिस्सा है और वैसे भी पुलिस का रूटीन वर्क है, तो ऐसे लगातार आगे जारी। कोई आपराधिक अभी मैं फैक्ट पूरे मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन इतना तय कि अभियुक्त 174 कैप्सूल के साथ पकड़ा गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।